आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। हम सब कभी न कभी तनाव, चिंता और शरीर मन के बीच एक अजीब सी दूरी महसूस करते हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे दिमाग कहीं और भाग रहा है और शरीर कहीं और। एग्जैक्टली। और यहीं पर आयुर्वेद की प्राचीन समझ काम आती है। और आज हम आयुर्वेद के दो सबसे बुनियादी स्तंभों त्रिदोष और त्रिगुण की पड़ताल करेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये इंसान के शरीर और मन को समझने का एक पूरा नजरिया है। सही बात है। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं और इनका संतुलन ही असली स्वास्थ्य का राज कैसे है। हम सिर्फ बीमारियों के इलाज की बात नहीं करेंगे। नहीं, बल्कि उस अवस्था की बात करेंगे जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों खुश हों। इसके लिए हमारे पास एक विस्तृत शोध रिपोर्ट है जो आयुर्वेद के 5000 साल पुराने ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के नजरिए से जोड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं, ये त्रिदोष और त्रिगुण आए कहाँ से? क्या ये सिर्फ शरीर और मन की बातें हैं या इनका कोई बड़ा कनेक्शन भी है? इसका कनेक्शन बहुत बड़ा है। देखिए, इनकी जड़ें सांख्य दर्शन में है, जो बताता है कि ये पूरी सृष्टि, ये ब्रह्मांड कैसे बना। सांख्य दर्शन? हाँ, इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड दो मूल तत्वों से बना है। एक है पुरुष, यानी शुद्ध चेतना, जो सिर्फ एक साक्षी है, बस देखता है। ओके। और दूसरी है प्रकृति, यानी पदार्थ, या कह लीजिए ऊर्जा, जिसमें निर्माण की सारी क्षमता है। अच्छा, तो ये कुछ वैसा ही है जैसा हम विज्ञान में पढ़ते हैं। एक तरफ चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, बिल्कुल, और दूसरी तरफ पदार्थ या मैटर। क्या मैं सही समझ रही हूँ? आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि जब पुरुष की चेतना प्रकृति पर पड़ती है तो प्रकृति में एक हलचल होती है। उसके गुणों का संतुलन बदलता है और तीन मौलिक गुणों का जन्म होता है, सत्व, रज और तम। यही त्रिगुण है। और यही हमारे मन को चलाते हैं? हाँ, यही हमारे मन को चलाते हैं। कमाल है। तो हमारा मन सिर्फ हमारा नहीं है, वो ब्रह्मांड की रचना प्रक्रिया का ही एक छोटा सा हिस्सा है। अगर मन इन गुणों से बना है तो फिर शरीर का क्या? शरीर भी इसी प्रक्रिया का अगला कदम है। इन्हीं त्रिगुणों से आगे चलकर बनते हैं पंच महाभूत: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। बिल्कुल। और हमारे शरीर में इन्हीं 5 तत्वों का जो काम करने का तरीका है, जो उनका फंक्शनल रूप है, वही त्रिदोष कहलाता है। तो ये है पूरा कनेक्शन, त्रिगुण से पंचमहाभूत और पंचमहाभूतों से त्रिदोष। हाँ, देखिए, आकाश और वायु मिलकर बनाते हैं वात दोष, जो शरीर में हर तरह की गति को संभालता है। ओके, गति। अग्नि और थोड़ा सा जल मिलकर बनाते हैं पित्त दोष, जो शरीर में रूपांतरण या मेटाबॉलिज्म का काम करता है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। सही। और पृथ्वी और जल मिलकर बनाते हैं कफ दोष, जो शरीर को संरचना और स्थिरता देता है। एक मिनट, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो आप कह रहे हैं कि वात यानी गति, पित्त यानी रूपांतरण और कफ यानी संरचना। ये तो बिल्कुल आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स की भाषा है। किनेटिक एनर्जी, थर्मल या केमिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एग्जैक्टली। ये कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं, बल्कि एक पूरा वैज्ञानिक मॉडल लगता है। बिल्कुल, यही आयुर्वेद की खूबी है। उसने हजारों साल पहले ब्रह्मांड और शरीर को एक ही वैज्ञानिक नजरिए से देखा था। ये शरीर और ब्रह्मांड को एक ही सूत्र में पिरोता है। चलिए, तो फिर पहले मन की परतों को खोलते हैं, क्योंकि आपने कहा कि त्रिगुण मन को चलाते हैं। ये सत्व, रज और तम असल में है क्या? ये हमारे मन के, कह सकते हैं, 3 ऑपरेटिंग मोड्स हैं, जो लगातार बदलते रहते हैं। ऑपरेटिंग मोड्स, अच्छा। सबसे पहले है सत्वगुण। ये प्रकाश, ज्ञान और संतुलन का प्रतीक है। जब ये गुण हम पर हावी होता है तो मन में शांति होती है, विचार साफ होते हैं और एक तरह का आनंद महसूस होता है। यानी मन की वो अवस्था जब सब कुछ ठीक लगता है, हम फोकस्ड और खुश होते हैं। हाँ, आयुर्वेद तो ये भी कहता है कि सत्व गुण कभी किसी बीमारी का कारण बन ही नहीं सकता। ये हमेशा स्वास्थ्य का लक्षण होता है। अच्छा। फिर आता है रजोगुण। ये गति, ऊर्जा और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। एक्शन काम करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना हम सुबह बिस्तर से भी नहीं उठेंगे। सही बात है। लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो यही गुण चिंता, क्रोध और बेचैनी पैदा करता है। तो आज की दुनिया में जिसे बर्नआउट कहते हैं,
वो रजोगुण के बहुत ज्यादा बढ़ जाने का ही नतीजा है। सबसे अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब है कि एम्बिशन या महत्वाकांक्षा अपने आप में एक बुरी चीज है, या फिर बस इसका बैलेंस बिगड़ना समस्या है? बहुत अच्छा सवाल है। महत्वाकांक्षा बिल्कुल बुरी नहीं है, रजोगुण जरूरी है। समस्या तब होती है जब ये इतना बढ़ जाए कि सत्वगुण को दबा दे। अच्छा। जब आप हमेशा कंपटीशन में रहते हैं, दिमाग 24 घंटे दौड़ता रहता है, शांति खो जाती है, तब रजोगुण एक समस्या बन जाता है। समझ गए। और तीसरा है तमोगुण। हाँ, तमोगुण। ये जड़ता, अंधकार और अज्ञान का प्रतीक है। शरीर के लिए गहरी नींद में जाने के लिए ये जरूरी है। ओके, नींद के लिए जरूरी है। लेकिन जब हम जागे हुए हों और ये गुण बढ़ जाए, तो ये आलस, भ्रम, नेगेटिविटी और डिप्रेशन का कारण बनता है। और हमारी रिसर्च रिपोर्ट में भी इसका जिक्र था कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसे गंभीर मानसिक रोगों में तमोगुण का प्रभाव साफ तौर पर देखा जाता है। बिल्कुल। ये तो मन की दुनिया हुई, और हमारा मन इन्हीं तीनों गुणों के बीच लगातार झूलता रहता है। पर ये त्रिगुण शरीर से कैसे जुड़ते हैं? आपने शुरू में त्रिदोष की बात की थी, वात, पित्त, कफ। हाँ, तो यहीं पर आयुर्वेद का असली जादू शुरू होता है। ये गुण और दोष अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। अच्छा। पहले दोषों को थोड़ा और समझ लेते हैं। ये शरीर की पूरी बायोलॉजिकल क्रिया को चलाने वाली 3 शक्तियां हैं। सबसे पहले वात दोष। इसे दोषों का राजा भी कहते हैं, क्योंकि यही बाकी दोनों दोषों को भी गति देता है। सांस लेने से लेकर दिल के धड़कने, रक्त संचार और हमारे नर्वस सिस्टम के सिग्नल भेजने तक। मतलब शरीर का पूरा मूवमेंट और कम्युनिकेशन सिस्टम। एग्जैक्टली। इसके बिगड़ने से क्या होता है? जब वात असंतुलित होता है तो शरीर में सूखापन आता है, जोड़ों में दर्द, कंपकंपी होती है और मानसिक स्तर पर चिंता, डर और अस्थिरता पैदा होती है। ठीक है, अब पित्त की बात करते हैं, जिसे आपने अग्नि कहा था। पित्त दोष शरीर की अग्नि है। ये हमारे पाचन, मेटाबॉलिज्म और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हमारी बुद्धि, चीजों को समझने की क्षमता, ये भी इसी से जुड़ी हैं। और जब ये बढ़ता है तो शरीर में एसिडिटी, जलन, त्वचा पर दाने या फोड़े पुंसी होते हैं और मानसिक स्तर पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन और अहंकार पैदा होता है। और तीसरा, कफ दोष, ये क्या करता है? कफ दोष शरीर को संरचना, स्थिरता और पोषण देता है। यह हमारे जोड़ों में चिकनाई बनाए रखता है, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है और याददाश्त को बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो मोटापा, आलस, हमेशा सर्दी खांसी रहना और मानसिक स्तर पर लालच, मोह और किसी भी चीज से चिपके रहने की आदत पैदा होती है। वाह! तो अब हमारे पास मन के 3 गुण हैं और शरीर के 3 दोष। असली सवाल ये है कि ये दोनों मिलते कैसे हैं? बिल्कुल। आयुर्वेद मन और शरीर को अलग मानता ही नहीं। आज की भाषा में इसे साइकोसोमैटिक लिंक कहा जाता है। हाँ, जहां मन का सीधा असर सेहत पर और सेहत का सीधा असर मन पर। बिल्कुल। स्रोत में इसे एक मैट्रिक्स के जरिए बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा मन तो बहुत एक्टिव हो, लेकिन शरीर बिल्कुल सुस्त महसूस करे? मतलब बहुत ज्यादा सोचने से क्या शरीर पर कोई असर पड़ता है? आपका सवाल ही इसका जवाब है। बहुत ज्यादा सोचना यानी रजोगुण का बढ़ना, वो शरीर में सीधे सीधे वात दोष को बढ़ा देता है। अच्छा। वात का स्वभाव है गति और रज का भी स्वभाव है क्रियाशीलता। ये दोनों जुड़वा भाई जैसे हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो चिंता यानी एंजाइटी पैदा होती है। ओके। दिमाग में विचार दौड़ते रहते हैं, जो कि रज है। और शरीर में घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ना, हाथ पैर ठंडे पड़ना, ये सब वात की वजह से होता है। बिल्कुल। नींद ना आने की समस्या भी इसी से होती है। ये तो आजकल बहुत आम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ मन को शांत करने की कोशिश करना काफी नहीं है, शरीर में बढ़े हुए वात को भी शांत करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अब देखते हैं पित्त और रज का खेल। ये बुद्धि और क्रोध वाला कॉम्बिनेशन है। देखिए, शुद्ध पित्त सत्वगुण से जुड़ा है और बुद्धि को तेज करता है, चीजों को साफ साफ देखने की क्षमता देता है। लेकिन जब रजोगुण की गर्मी, कंपटीशन और महत्वाकांक्षा इसमें मिलती है, तो यही तेज बुद्धि क्रोध, अहंकार, दूसरों में गलतियां निकालने और जलन में बदल जाती है। मतलब एक ही ऊर्जा है पित्त, लेकिन गुण बदलने से उसका नतीजा बिल्कुल बदल जाता है। ये तो बहुत गहरी बात है। सही। और तीसरा है कफ और तम का जोड़ा। ये दोनों मिलकर अवसाद यानी डिप्रेशन का कारण बनते हैं। कैसे? कफ की प्रकृति भारी, स्थिर और चिपचिपी होती है और तम का स्वभाव है अंधकार और जड़ता। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये मानसिक पाचन को ही रोक देते हैं।
मानसिक पाचन। हाँ, मतलब व्यक्ति को किसी काम में उत्साह नहीं रहता, दिमाग में धुंध छाई रहती है और वो अपने ही नेगेटिव विचारों के जाल में फंस जाता है। ये कनेक्शन तो बहुत साफ है और ये भी समझ आता है कि रोग दो तरह से शुरू हो सकता है। एक, शरीर से मन की ओर, जैसे बहुत ज्यादा तीखा मसालेदार खाना खाने से शरीर में पित्त बढ़ेगा और उसका असर मन पर गुस्से के रूप में दिखेगा। सही। और दूसरा, मन से शरीर की ओर, जैसे अगर कोई लगातार चिंता करता है तो मन में रजोगुण बढ़ेगा जो शरीर में वात को बढ़ा देगा और उससे पाचन खराब हो सकता है, पेट में गैस बन सकती है, जिसे आजकल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या IBS कहते हैं। ठीक है, हमने समस्या की जड़ को बहुत गहराई से समझ लिया है। अब समाधान पर आते हैं। आयुर्वेद इस संतुलन को वापस पाने के लिए क्या उपाय बताता है? आयुर्वेद का पूरा जोर जीवन शैली पर है, कोई जादुई गोली नहीं है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है दिनचर्या। दिनचर्या मतलब अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ सिंक में रहना। बिल्कुल, जिसे आज विज्ञान सर्कैडियन रिदम कहता है, आयुर्वेद ने उसे हजारों साल पहले समझाया था। प्रकृति की लय के साथ जीना ही सबसे बड़ी दवा है। पर ये काम कैसे करता है? आयुर्वेद दिन के 24 घंटों को 200 के प्रभाव के अनुसार बांटता है। जैसे सुबह 6 से 10 बजे का समय कफ का होता है। कफ यानी भारीपन? हाँ, कफ का गुण भारी और स्थिर होता है, इसीलिए सुबह उठने पर शरीर में थोड़ी सुस्ती और भारीपन महसूस होता है। अच्छा, इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि अगर आप इस समय सोए रहेंगे तो ये भारीपन और बढ़ेगा। इसलिए इस समय व्यायाम करना, दौड़ना या योग करना जरूरी है, ताकि शरीर की ये जड़ता दूर हो और दिन भर एनर्जी रहे। बिल्कुल। और जो लोग सुबह 10 बजे उठते हैं वो अक्सर दिन भर आलस महसूस करते हैं। आप समझ आया क्यों? दोपहर का क्या? दोपहर 10 से 2 बजे का समय पित्त का है। इस समय हमारी पाचन अग्नि सबसे तेज होती है, सूरज की तरह। इसीलिए दिन का सबसे भारी भोजन इसी समय करना चाहिए, ताकि वो आसानी से पच जाए। सही। अगर आप रात में भारी भोजन करते हैं, जब पाचन अग्नि मंद होती है, तो वो ठीक से पचता नहीं और शरीर में टॉक्सिन्स बनाता है। मुझे याद है कई बार देर रात तक काम करते हुए 11-12 बजे फिर से भूख लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप इस समय जाग रहे हैं तो यही पित्त आपकी भूख को बढ़ा देता है। इससे आप खाते हैं और शरीर का मरम्मत का काम रुक जाता है। ये पूरी साइकिल को बिगाड़ देता है। तो प्रकृति के टाइम टेबल के खिलाफ जाने से ही असंतुलन शुरू होता है। दूसरा उपाय है आहार। जैसा अन्न वैसा मन। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसका पूरा वैज्ञानिक आधार है। उपनिषद कहते हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, यानी शुद्ध आहार से मन शुद्ध होता है। आयुर्वेद में भोजन को भी 3 गुणों में बांटा गया है। पहला है सात्विक आहार। इसमें क्या आता है? इसमें ताजे रसीले फल, सब्जियां, गाय का घी, दूध, मूंग दाल जैसी चीजें आती हैं। यह भोजन पचने में हल्का होता है और मन को शांत, स्थिर और एकाग्र करता है। और दूसरा है राजसिक आहार। हाँ, राजसिक आहार में बहुत ज्यादा तीखा, नमकीन, खट्टा, मसालेदार, तला हुआ भोजन, चाय कॉफी जैसी चीजें आती हैं, जो आज को यंग सबसे ज्यादा खाते हैं। बिल्कुल। ये तुरंत ऊर्जा तो देता है, पर मन में बेचैनी, गुस्सा और इच्छाओं को भी बढ़ाता है। मुझे याद है एक बार परीक्षा के दिनों में मैं बहुत ज्यादा चाय और कॉफी पी रही थी। ऊर्जा तो रहती थी, पर दिमाग हमेशा एक अजीब सी बेचैनी में रहता था। बिल्कुल, वो रजोगुण को बढ़ाने का क्लासिक उदाहरण है। और तीसरा है तामसिक आहार। इसमें क्या क्या है? इसमें बासी भोजन, मांस, शराब, प्याज, लहसुन, फ्रोजन फूड और बार बार गर्म किया हुआ खाना आता है। ये शरीर में आलस और भारीपन लाता है और मन में अज्ञान, भ्रम और नकारात्मक विचार बढ़ाता है। तो चुनाव हमारा है कि हम अपने मन को किस तरह का ईंधन देना चाहते हैं, शांत, बेचैन या सुस्त। अब आते हैं तीसरे उपाय पर, चिकित्सा। इसमें बहुत कुछ है, लेकिन 2 बहुत ही अनोखी पद्धतियां हैं जिनका जिक्र हमारी रिपोर्ट में है। एक है संगीत और दूसरा योग। यहाँ पर ये सचमुच दिलचस्प हो जाता है। संगीत को दवा की तरह इस्तेमाल करना, ये कैसे मुमकिन है? हाँ, इसे राग चिकित्सा कहते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के हर राग का मन और शरीर पर एक खास प्रभाव होता है। ये कैसे काम करता है? मतलब अगर कोई चिंतित है, वात बढ़ा हुआ है, तो उसे क्या सुनना चाहिए? जैसे वात दोष से होने वाली चिंता के लिए बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र, जो हवा से बचते हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं। और राग मधुवंती या भीमपलासी मन को स्थिरता देते हैं। और पित्त के लिए, जिनका गुस्सा बढ़ा हुआ हो, उनके लिए सितार या सरोज जैसे तार वाले वाद्य और राग भैरवी या खमाज शीतलता प्रदान करते हैं। ये शरीर की गर्मी और मन के तनाव को कम करते हैं। और कफ दोष से होने वाले आलस और अवसाद के लिए, उनके लिए
तबला या पखावत जैसे ताल वाद्य जिनमें एक धमक होती है, और राग वसंत या बहार उत्साह और ऊर्जा पैदा करते हैं। ये तो अद्भुत है। और योग का क्या? क्या हर किसी के लिए एक ही तरह का योग होता है? नहीं, आयुर्वेद के अनुसार हर दोष के लिए खास योग और प्राणायाम है। जैसे वात प्रकृति के लोगों के लिए संतुलन वाले आसन, जैसे वृक्षासन। ओके। पित्त प्रकृति के लोगों के लिए शीतली प्राणायाम, जिसे कूलिंग ब्रेथ कहते हैं, और कफ प्रकृति के लोगों के लिए सूर्य नमस्कार और कपालभाति जैसी ऊर्जा बढ़ाने वाली क्रियाएं सबसे अच्छी हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? आज के इस गहरी पड़ताल से 4 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, अपनी प्रकृति को समझना जरूरी है। हाँ, आपका जो भी दोष है, वात पित्त या कफ, वो आपकी कमी नहीं, आपकी पहचान है। दूसरी, आप वही बनते हैं जो आप खाते हैं, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। बिल्कुल। सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन का चुनाव सीधे हमारे मन की अवस्था को तय करता है। तीसरी बात जो मुझे बहुत जरूरी लगी वो ये है कि आपकी दिनचर्या ही आपकी सबसे अच्छी दवा है। प्रकृति के चक्र के साथ जीना आधे से ज्यादा समस्याओं को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है। और चौथी, संगीत जैसी सरल चीज भी एक शक्तिशाली उपचार हो सकती है। अपने दोष के अनुसार सही संगीत सुनना मन को संतुलित करने का एक आसान और आनंददायक तरीका है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा भी बहुत सुंदर है, जो हमारी पूरी चर्चा का सार बताती है। हाँ, सुश्रुत संहिता में कहा गया है, समदोषा प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, वही व्यक्ति स्वस्थ है जिसके दोष, पाचन अग्नि, धातु और मल क्रिया संतुलित हों, और सबसे जरूरी, जिसकी आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न हो। मतलब सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन की प्रसन्नता को भी स्वास्थ्य का बराबर का हिस्सा माना गया है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा के बाद एक विचार ये उठता है, आयुर्वेद हमें केवल बीमारियां ठीक करना नहीं सिखाता, बल्कि ये सिखाता है कि हम अपनी मूल प्रकृति के साथ सद्भाव में कैसे जिएं। तो आज की इस बातचीत से एक सवाल ये मन में आता है, क्या हम सब अपनी दिनचर्या में कोई एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं जो हमें प्रकृति की लय के और करीब ले जाए? शायद वो सुबह 10 मिनट जल्दी उठना हो, या काम के बीच में सिर्फ 5 मिनट के लिए कोई शांत संगीत सुनना हो। शायद असली स्वास्थ्य की शुरुआत ऐसे ही किसी छोटे ईमानदार कदम से होती है।